दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि जनरल टेक्नीशियन मैकेनिकल के इंटरव्यू के मुतालिक थी। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जो कि जनरल मैकेनिकल टेक्नीशियन कतर के लिए था। तो इसके दो पार्ट थे वीडियो के। पहला पार्ट में ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो का। उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ये दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह देखेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं। तो वीडियो खुद भी देखें और अपने सर्कल में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। Welcome to Mechanical Technician Skills Channel. What are the effects of wrong magnetic center? रोटर और स्टेटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोटर एक्सियली अपने नॉर्मल आरपीएम पर आकर अपनी पोजीशन मेंटेन करती है। अगर मैकेनिकली डीबीएससी गलत हो जाए तो क्या होगा? कपलिंग स्पेसर ब्रेक हो सकता है, शेयरिंग ऑफ कपलिंग, ड्रिवन मशीन के बेरिंग डैमेज हो जाएंगे। नंबर 3, ड्रिवन मशीन के बेरिंग पर एक्सियली बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। नंबर 4, मोटर के एम्प्स बढ़ जाएंगे। इसलिए रोटर मैग्नेटिक सेंटर बहुत ही अहम होता है और इसे हर हाल में कंसीडर करके ही डीबीएससी एडजस्ट किया जाए तो ही कपलिंग स्पेसर को इंस्टॉल किया जाए। What is difference between radial and axial bearings? The forces applied perpendicularly to the shaft is called radial load. तो रेडियल लोड को बियर करने के लिए रेडियल बेरिंग यूज किए जाते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, जर्नल बेरिंग, स्लीप बेरिंग। शाफ्ट के एक्सियली भी फोर्स आती है जिसको एक्सियल लोड कहते हैं। एक्सियल मूवमेंट को एक लिमिट में रखने के लिए एक्सियल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे थ्रस्ट बेरिंग भी कहा जाता है, जैसे टिल्टिंग पैड थ्रस्ट बेरिंग, बॉल थ्रस्ट बेरिंग। कुछ बेरिंग रेडियल और एक्सियल दोनों किस्म के लोड को बर्दाश्त करने के लिए होते हैं, जैसा कि टेपर रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। Their next question was, suppose if you have overhauled a pump and installed back at site, what are the mainly things that you need to do? Sometime we install the coupling hub at site according to DBSC requirement. अगर कपलिंग हब नहीं लगाया तो हम कपलिंग हब एरिया के अंदर लगाएंगे। अक्सर हम मोटर का सोलो रन भी करते हैं और इसकी वाइब्रेशन और एम्पेयर्स नोट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में ट्रबल शूटिंग के दौरान हमें काम आ सकें। अगर रोटर मैग्नेटिक सेंटर इन्वॉल्व है तो इसको चेक करेंगे बिफोर द अलाइनमेंट। पंप और प्राइम मूवर की अलाइनमेंट करेंगे। मैकेनिकल सीलों को लॉक करेंगे शाफ्ट पर। इसके बाद पंप को लाइन अप करवाएंगे और प्राइमिंग ऑपरेटर से अपने सामने करवाएंगे, क्योंकि अगर प्राइमिंग ठीक तरह से नहीं हुई तो मैकेनिकल सीलें अक्सर लीक हो जाती हैं। पंप को चलाकर वाइब्रेशन, टेम्परेचर नोट करेंगे और तकरीबन अगले 6 घंटे तक इस पंप को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। व्हाट आर द मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर? मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस मैनुअल में दी होती हैं। जैसे अगर मैं एरियल कंप्रेसर की बात करूं तो इसकी मेंटेनेंस हर 4000 घंटे पे करते हैं, यानी 4K, 8K, 12K, 16K, 20K, 24K, 28K, 32K, लाइक दिस। और इनके पीएम चेक्स भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं जिसको वेंडर डिक्लेयर करता है। मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी 2 किस्म की होती है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू रनिंग आवर्स, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। What are the jobs in 4K PM of aerial compressor? Replacement of lubricant oil of compressor. Number 2, replacement of oil filters. Number 3, replace oil of force feed lubricator pump box. Lube oil line के अंदर जो स्ट्रेनर लगा होता है उसको भी क्लीन करते हैं और इसके बाद टॉप कवर हम लोग उतारते हैं और विजुअली इंस्पेक्ट कर लेते हैं। रीटॉर्किंग ऑफ बोल्ट्स करते हैं। इंश्योर प्रॉपर लुब्रिकेशन टू सिलेंडर बोर। और अगर कोई और जॉब इस पीएम के साथ प्लान है तो उसको भी साथ में अटेंड कर लेते हैं। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन चेक्स इन 8K PM? अब 8K PM में यानी 8000 घंटों वाली PM में 4K PM के जितने भी चेक्स होंगे वो सारे के सारे कर लेंगे। इसके अलावा
मेन बेरिंग की क्लियरेंस उसको चेक करेंगे, कॉन रॉड बेरिंग्स उसकी क्लियरेंस को चेक करेंगे, क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट क्लियरेंस को चेक करेंगे, क्रॉस हेड गाइड क्लियरेंस को चेक करेंगे, इनटेक डिस्चार्ज वाल्व की इंस्पेक्शन करेंगे, सिलेंडर बोर की इंस्पेक्शन करेंगे, पिस्टन रॉड का रन आउट चेक करेंगे और सिलेंडर की पैकिंग को भी रीबिल्ड करेंगे और उसके बाद कपलिंग अलाइनमेंट चेक करेंगे और अगर ज़रूरत हो तो इसको करेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज कार्ट्रिज मैकेनिकल सील? कार्ट्रिज मैकेनिकल सील एक कंप्लीट असेंबल्ड यूनिट में होती है जिसमें शाफ्ट स्लीव, लॉकिंग सिस्टम और सील कंप्रेशन टैब्स भी साथ में दिए होते हैं जिसको सील सेटिंग कहा जाता है। ये सील मुकम्मल तौर पर हाइड्रो टेस्टेड होती है और इजी टू इंस्टॉल होती है और मैन एरर आने के चांसेस इसमें कम होते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा प्रिसीजन मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे रिलायबिलिटी की बात आती है वहाँ पर ये सील लगाई जाती है। सील की इंस्टॉलेशन में कम वक्त लगता है और ये सील सिंगल भी होती है, डबल भी होती है। डिड यू वर्क ऑन सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील? यस, आई वर्क मैनी टाइम। ये एक बहुत आम सी सील है जो कि छोटे पंपों में इस्तेमाल की जाती है। सिंगल स्प्रिंग होने की वजह से ये वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पे लिक्विड कंटेमिनेटेड हो। नॉर्मली सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील लो प्रेशर में यूज की जाती है। विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन मैकेनिकल सील्स? API 682 for centrifugal pumps and rotary pumps used in oil and gas and chemical industry. Have you replaced cartridge mechanical seal? Yes, many times. Even I replaced dry gas seal 2 times in my career. What are the common reasons for mechanical seal failure? Please tell us at least 4 reasons. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेलियर की सबसे बड़ी वजह इनकरेक्ट फिटिंग है। नंबर 2, शाफ्ट एक्सियल मूवमेंट मोर देन सील लिमिट्स ड्यू टू बेरिंग फेलियर। रॉन्ग सेटिंग, सॉलिड्स कम्स इनसाइड जिसको क्लॉगिंग कहा जाता है। इलास्टोमर स्वेलिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर और फिर ड्यू टू कैविटेशन भी हो सकती है, ड्यू टू हाई वाइब्रेशन भी हो सकती है। ड्राई रनिंग ड्यू टू seal strainer choking or pump running without liquid. If someone install a seal and fail in a short time, what can be the reason? जो सबसे अहम वजह जो हो सकती है वो है रॉन्ग इंस्टॉलेशन, इसकी इंस्टॉलेशन ही गलत हुई है। नंबर 2, हो सकता है इंस्टॉलेशन उसकी ठीक हो लेकिन ड्यू टू इम्प्रॉपर प्राइमिंग, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि अगर प्राइमिंग सही तरह से नहीं है तो सील लीक होने के चांसेस होते हैं। और नंबर 3, रॉन्ग कंप्रेशन सेटिंग है। आर यू वर्क ऑन केमिकल डोजिंग पंप्स? जी, बहुत बार काम किया है। ये साइज में बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेट फ्लो मुहैया करते हैं। नॉर्मली केमिकल्स को प्रोसेस फ्लूइड में डोज करते हैं। इफ द डोजिंग पंप इज नॉट बिल्डिंग प्रेशर, व्हाट कैन बी काजेस? तो इसमें सबसे पहले हम लोग सक्शन स्ट्रेनर को चेक करेंगे। सक्शन स्ट्रेनर चोक हो सकता है। अगर पंप जो है हाइड्रोलिक डायाफ्राम मीटरिंग पंप है तो ज़्यादातर सर्किट में एयर आने की वजह से प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। तो अच्छी तरह से एयर को निकालेंगे, यानी प्राइम करेंगे। सक्शन एनआरवी पासिंग हो सकती है। डायाफ्राम इसका रप्चर हो सकता है, या फिर प्लंजर पैकिंग है तो वो लीक हो गई है, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी ने उसके स्ट्रोक की एडजस्टमेंट छेड़ दी होती है तो स्ट्रोक की एडजस्टमेंट 0 पे सेट कर दी गई होती है, उससे भी प्रेशर नहीं बिल्टअप होता। हैव यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन स्क्रू कंप्रेसर दैट यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट एयर? यस, आई हैव वर्कड ऑन स्क्रू कंप्रेसर oil flooded type like Champion GSX 160 and Atlas Copco. I have hands-on experience on them regarding preventive maintenance and troubleshooting. Okay, have you overhauled the screw compressor? No sir, I didn't get this chance. क्योंकि मैंने कभी इसकी ओवरऑलिंग नहीं की तो उसको साफ साफ बता दिया कि ओवरऑलिंग नहीं की। If the screw compressor is not building pressure, what can be the reason? ज्यादातर इनलेट कंट्रोलर जिसे लोडर अनलोडर कहा जाता है कि ठीक तौर पर काम ना करने की वजह से कंप्रेसर प्रेशर नहीं बना पाता
अब इस प्रॉब्लम में दो इश्यू हो सकते हैं, या तो इनलेट कंट्रोलर मैकेनिकली स्टक है, या फिर उसका सोलेनोइड वाल्व खराब है और उसमें एयर की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही और उसका पिस्टन प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वाल्व ओपन नहीं हो रहा। और अगर वाल्व ओपन नहीं होगा तो कंप्रेसर में एयर ही नहीं जाएगी, तो कंप्रेस कहाँ से होगी। अच्छा, एक और रीज़न भी हो सकती है कि एयर इनटेक फिल्टर बहुत ही ज़्यादा क्लॉग हो तो प्रेशर नहीं बना पाता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कपलिंग शेयर हो जाए तो मोटर तो रोटेट हो रही होती है जबकि कंप्रेसर चल ही नहीं रहा होता, और मे बी कंप्रेसर इज वर्किंग प्रॉपरली बट प्रेशर गेज इज फॉल्टी। लेकिन आजकल कंप्रेसर के ऊपर डिजिटल पैनल आते हैं जो कि प्रेशर की बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उनमें भी चांस हो सकता है कि उनकी जो ट्यूब आ रही होती है, ट्यूब के अंदर रप्चर हो सकती है, या फिर ट्यूब निकल सकती है, या फिर एयर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, या फिर कहीं लाइन में बहुत ज़्यादा लीकेज है, तो भी प्रेशर बिल्टअप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑयल इज गोइंग विद डिस्चार्ज लाइन ऑफ कंप्रेसर व्हाट कैन बी रीजन। इसको हम ऑयल कैरी ओवर कहते हैं। अब इसकी जो मेन वजह है वो है एयर ऑयल सेपरेटर फिल्टर, वो चोक हो सकता है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। नंबर 2, ऑयल स्क्वेंजिंग लाइन या तो चोक है या फिर ऑयल एयर सेपरेटर फिल्टर की बेस से ज़्यादा ऊंची है और उसमें ऑयल इकट्ठा हो जाता है जो कि ऑयल कैरी ओवर हो जाता है। और अगर सम्प में ऑयल लेवल ज़्यादा है तो भी ऑयल कैरी ओवर होता है। हैव यू एक्सपीरियंस ऑफ स्टैटिक इक्विपमेंट? Yes, I have also experience on static equipment like heat exchanger maintenance, valves reclamation, vessel and tank major inspections, leakage rectification on piping, and even I have fabricated new tube and tube sheet bundle in my past experience. I did piping fabrication also. How you do flange torquing? फ्लैंक टार्किंग हम दो तरह से करते हैं, एक तो नॉर्मल स्पैनर और हैमर से और उसके बाद टॉर्क रेंच से करते हैं। दूसरा तरीका हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनिंग यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी हाई प्रेशर लाइनों में यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे कम वक्त में प्रॉपर टार्किंग हो जाती है। टॉर्क को हम 4 या फिर कम से कम 3 स्टेप्स में तो ज़रूर करते हैं, 25%, 50%, 75% और फिर फाइनल टार्क 100%। बोल्ट टाइटनिंग हमेशा सीक्वेंस में की जाती है। इसके लिए हम पहले से ही स्टड बोल्ट्स को पर नंबरिंग कर देते हैं, और ख़ास तौर पर जब फास्टनर्स की तादाद 8 से ज़्यादा हो, यानी 12 हैं, 20 हैं, 24 बोल्ट हैं, तो उसकी पहले ही हम मार्किंग कर देते हैं। टेप लगा के उसके ऊपर मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद जैसे जैसे नंबर आता जाता है उसकी टार्किंग करते हैं, बेशक वो स्पैनर्स के साथ में कर रहे हैं या फिर हम लोग हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनर यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। What you have to do or get steps if you go to the area regarding safety. प्लांट एरिया में जाने से पहले आपके पास पूरे के पूरे पीपीज हों जो कि आपने वॉर्न किए हुए हों। बडी सिस्टम लाजमी होता है, आपके साथ में एक आदमी हो। इन सम प्लांट्स वी हैव टू इन्फॉर्म कंट्रोल रूम बिफोर एंटरिंग द एरिया, और आपके पास में you should have the valid reason for entering the plant. You don't have any lighter match with you. कोई लाइटर, माचिस, सिगरेट, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। Only intrinsically safe cell phones allowed in the area. You should have a valid HOS training if you are working on gas plant. What have you required before start of each job? यार, इंटरव्यूअर ने इस सवाल पर मुझे बहुत उलझाए रखा। इनको वैलिड PTW का बताया, आइसोलेशंस का बताया, इनको बताया कि CCR में इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन इंटरव्यूअर फिर भी पूछ रहा था कि कोई और चीज़ है। मैंने उसको बताया कि जॉब लोकेशन ठीक होनी चाहिए, एरिया ऑपरेटर से पहले कंफर्म करके जॉब स्टार्ट करना है। ही रिप्लाइड समथिंग एल्स। देन आई सेड सॉरी आई डोंट नो। ही सेड शब्बीर आई नो दैट यू नो दिस। ओके, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। अब उसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया। इफ यू वेंट टू द प्लांट साइट, एरिया ऑपरेटर टोल्ड यू वी हैव एन अर्जेंट जॉब, शब्बीर प्लीज कम फास्ट एंड स्टार्ट द जॉब, व्हाट विल यू डू? I confused at a moment. I said, I told you already
before any job starting, we need a valid work permit with isolation if required. He said no. And finally, he said that you need to do gas test before start of any job. I replied, sir, it is covered in PTW. Without gas test, they are unable to release work permit. So without gas test, we cannot start the work. Anyway, the answer was before starting of each job, we need to perform gas test by area operator or competent gas tester. Next question was, what is LEL? Simple, it is a lower exclusive limit. What are the zone classification? अच्छा, हर कंपनी ने अपने प्लांट एरिया, वर्कशॉप और लिविंग प्लेसेस में जोन क्लासिफाई किए होते हैं, जैसा कि जोन 0, जोन 1 और जोन 2। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जहां पे फ्लेमेबल गैसेस अक्सर होती हैं उसको जीरो जोन कहा जाता है, और जहां पे नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में फ्लेमेबल गैसेस कभी कभार होती हैं उसको जोन 1 कहते हैं, और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में फ्लेमेबल गैसें जहां पे नहीं होती उसको जोन 2 कहते हैं। आर यू यूज्ड टू ऑफ PTW सिस्टम? यस, आई यूज्ड टू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक PTW and hard copy PTW system. Okay, please tell me types of permits. Spark potential or hot permit, cold work permit, confined space work permit, radiography work permit, vehicle entry work permit। और हर कंपनी में ये परमिट सिस्टम थोड़े से अलग होते हैं। कहीं पे सिर्फ 2 परमिट होते हैं, एक कोल्ड होता है और एक हॉट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कन्फाइंड स्पेस भी होते हैं, रेडियोग्राफी भी होते हैं। लेकिन जहां पे ये कन्फाइंड स्पेस और रेडियोग्राफी नहीं होते, ये एक सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट के तौर पर यूज होते हैं। मतलब एक आपका परमिट बनेगा, परमिट के साथ में आपको अगर कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस का सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट बन जाएगा, और अगर आपने रेडियोग्राफी करनी है तो रेडियोग्राफी का सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट बन जाएगा। या फिर अगर आपने व्हीकल इंटर करनी है एरिया के अंदर तो फिर आपका कोल्ड परमिट है या हॉट परमिट है, उसके साथ में व्हीकल एंट्री का सेकेंडरी सर्टिफिकेट लग जाएगा। विच कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर यू यूज्ड टू? आई टोल्ड हिम SAP and Maximo, but using at technician level only. He said, that's fine, okay, that's fine. This was the interview, and in the final he said, Shabbir, thank you very much for giving us your time for interview. Our HR team will touch you if you are selected. We are conducting interviews from other candidates, and maybe it take time. It maybe take 1 week. If you have any question, please ask. I replied, sir, I don't have any question at this moment. If I am selected, then I will ask from HR because my question will be HR related. They said, okay, Shabbir. Once again, thanks and bye. अच्छा, ये वाला इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के बाद में 1 हफ्ता के बाद मुझे एक दूसरे इंटरव्यू की भी कॉल आई, वो भी टेक्निकल था, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी, तो कैसी लगी आपको मेरी इंटरव्यू? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में इसके बारे में बताइएगा, और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाता रहूँगा। तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।